तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही है सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 का है, यानी कि 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का। क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से हैं। तो 51, 52, 53, 54 और 55 ये पाँचों क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन है, एक कण का वेग। 51 नंबर क्वेश्चन, एक कण का वेग यानी कि v बराबर आपको दिया हुआ है 2t², फिर माइनस का 3t और प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। t बराबर 5 सेकेंड पर, यानी कि t बराबर 5 सेकेंड पर इसका ताक्षणिक जो त्वरण है उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ताक्षणिक त्वरण ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो लिखते हैं हम लोग ताक्षणिक, यानी कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दें, यानी कि मतलब कि ताक्षणिक त्वरण, यानी कि ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा डी वी अपॉन में डी टी। बस यही ए बराबर क्या होएगा, डी वी अपॉन में डी टी। डी वी की जगह कितना देगा, यहाँ पर रख देते हैं 2t² और माइनस का 3t और प्लस का 10 रख देते हैं, और यहाँ पर कितना है आपका dt है, तो dt यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पर इसको जब करेंगे तो हमारा 2t है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट रहता है वो तो 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग 0 छोड़ देंगे, यानी कि जो एक्सेलरेशन बराबर हमारा पूरा कितना गया 4t माइनस का 3 आ गया, और 4 और t का मान कितना दिया हुआ है 5, बस t को यहाँ पर रख दीजिए, और माइनस का यहाँ पर 3, 5 चौक के 20 माइनस का 3 कितना आ गया 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन सही है, 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा ऑप्शन था, समाकलन अवकलन वाला कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ नहीं। तो ताक्षणिक त्वरण डी अपॉन डी टी, वी का मान आपको बता ही दिया, उसके बाद से सॉल्व्ड, खत्म। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षण के कौन से कोण पर क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई बराबर होते हैं, ज्ञात कीजिए। प्रेक्षण के कौन से कोण पर क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई बराबर होता है, यानी कि क्षैतिज परास बराबर में क्षैतिज परास बराबर क्या है, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई, ये जो है वो किस मतलब कि कितने डिग्री पर ये जो है आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्षैतिज परास बराबर क्या हो जाएगा u² अपॉन में u² साइन 2θ अपॉन में क्या होता है g। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है आपका u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बस यही याद रखना है, क्षैतिज परास बराबर में अधिकतम ऊंचाई, मतलब कि कितना कोण होना चाहिए जहाँ पर क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई जो है वो आपस में बराबर हो जाए। तो फॉर्मूला रख दीजिए u² साइन 2θ अपॉन में g, और u² साइन 2θ साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2θ नहीं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देखिए यहाँ पर u² से u² कैंसिल, g से g कैंसिल, बच गया हमारा क्या साइन 2θ बराबर में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये बच गया। साइन 2θ बराबर क्या होता है हमारा, साइन 2θ बराबर में क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। साइन 2θ बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस वही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को इधर भेजते हैं, इस पूरे वाले को इधर हम लोग लेकर आते हैं, तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2 गुणे 2, फिर बराबर में कितना हो जाएगा, ये इसको भेज दीजिए नीचे, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी कि आपका आ गया टेन थीटा बराबर में कितना आ गया
4 हो गया, ठीक है। और tan थीटा 4 का जो मान होता है आपका लगभग 75 डिग्री 58 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो कि 75 डिग्री 58 सेकेंड जो वाला ऑप्शन होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री 58 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 75 डिग्री 58 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। तो इसमें आपको थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए, थीटा का मान पता रहेगा तो ऑप्शन जो है वो आप तभी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो 75 डिग्री 58 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। सॉरी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 1 ग्राम 53 है ना, 1 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर, यानी कि जो m बराबर कितना दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उस वस्तु पर 1 न्यूटन बल कार्य करता है, यानी कि F इक्वल टू कितना दिया है 1 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। उस वस्तु में प्रेरित त्वरण की गणना कीजिए, वस्तु में प्रेरित त्वरण की गणना कीजिए, ए बराबर हमको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो ग्राम में है तो इसको हम लोग को केजी में बदलना पड़ेगा। तो केजी में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 के बट्टे में 1000, 1000 से भाग देंगे तो हमारा 1 केजी में बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम है तो अब हमारा ये हो गया केजी में, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻³ केजी लिख सकते हैं। m बराबर हो गया हमारा, और F बराबर 1 न्यूटन दिया हुआ है, और ए का मान ज्ञात करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू m इंटू ए, यही होता है ना, F बराबर में m इंटू ए, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। हमको एक्सेलरेशन ज्ञात करना है तो A बराबर क्या होगा F बाई m हो जाएगा। F का मान कितना दिया हुआ है हमारा 1 दिया हुआ है, और m का मान कितना दिया हुआ है 10⁻³ 10⁻³ दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको ऊपर कर दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10⁻3, यानी कि बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना निकल गया 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए 1000 मीटर पर सेकेंड वाला स्क्वायर वाला कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, वही 10⁻³ वाला ऑप्शन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है तो सही होगा, ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54, एक AMU तुल्य है, सॉरी 54, हाँ ये 54 ही ठीक है। तो एक AMU जो तुल्य होता है, AMU का मतलब क्या है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एक मास यूनिट मतलब कि एक AMU जो है वो कितने बराबर है MEV, मतलब कि मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितने मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो आपको सीधे सीधे आपको याद रखना है कि 931.5 ई बराबर mc² से निकाल सकते हैं हम लोग, और ये लेकिन वो निकालेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा वो, और उसमें दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। तो याद रखिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है 931.5 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर आपसे कहेगा कि 2 AMU बराबर कितना मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 2 गुणे 931.5। पूछेगा 3 AMU बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे 3 गुणे 93 31.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सॉल्व करना था, डायरेक्ट आपको याद ही कर लीजिए 931.5 मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास AMU बराबर कितना मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 931.5 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55, 55 है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की SI जो है, SI इकाई जो है वो क्या होती है, यांत्रिक तुल्यांक यानी कि J। तो J बराबर क्या होता है W/H, यही होता है ना, इसी की आपको इकाई पूछा है, J बराबर W/H होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, और हीट का मात्रक क्या होगा कैलोरी। तो यांत्रिक इकाई का मान SI मात्रक क्या होगा जूल पर कैलोरी। तो ऑप्शन कोई हो तो ठीक करिए जूल पर कैलोरी वाला। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें से है आपका, भैया खुल जा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है जूल पर कैलोरी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन
यहीं पर खत्म। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है कि 125 मीटर की नदी के ऊपर पुल से एक गेंद को फेंका जाता है। ठीक है, 125 मीटर मतलब कि जो उसकी एच जो है वो कितना दिया हुआ है, 125 मीटर दिया हुआ है। एक गेंद को फेंका जाता है तथा 3 सेकंड पश्चात दूसरी गेंद को सीधा फेंका जाता है, और जो दूसरी गेंद है, दूसरी गेंद को हम लोग 3 सेकंड बाद जो है वो फेंकते हैं, सीधा फेंकते हैं। दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए जिससे दोनों पानी की सतह पर एक साथ टकराएं। तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि दूसरी जो गेंद है, दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग यानी कि u जो है आपका कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण हमको पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस में हाफ at²। ठीक है, तो दूसरा गति का दूसरा समीकरण लाएंगे, s मतलब कि दूरी, और यहाँ पर तो ऊंचाई से फेंका जाए तो h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ut प्लस में हाफ, और ये क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा g, और यहाँ पर हो जाएगा t²। बस कुछ नहीं करना है, रख दीजिए। h बराबर 125 दिया हुआ है तो 125 मीटर हमने यहाँ पर रख दिया। बराबर में u आपको फाइंड करना है तो u रख लेते हैं, गुणे 3 और प्लस में हाफ, और फिर गुणे में g मतलब का 10 मान लीजिए, मतलब मान कर लीजिए g बराबर 10 रखिए, तो 1/2 और गुणे में 10 t², यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 त्रिके 9 हो गया। 125 यहीं पर रहने देंगे, फिर यहाँ पर u और गुणे में 3 रहने दीजिए, और प्लस में 2 बचे 10, ये हो गया 5 9 45 हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर कितना रख दिया, 5 45 हो गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय कितने लोग क्या करेंगे, इस 45 को इस 3 में जोड़ देंगे, 45 3 48, 48 को तब नीचे भेजेंगे, भैया गलत हो जाएगा, काहे कि ये तो इसके साथ गलत गुणे में है, ये अपना अकेले, तो इसको पहले इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 125 माइनस का 45 बराबर में क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा। 125 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80, और यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर u बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 का भाग जब 80 में करेंगे 3 त्रिके 9 नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद से 2 इधर गया, 3 छक्के 18, फिर दशमलव लगेगा, 2 बजेगा, 3 छक्के 18, यानी कि 26.66 मीटर पर सेकंड जो है ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का, मीटर पर सेकंड, मतलब कि 26.66 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26.66 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। 57 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्रव का तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है। तो द्रव में किसी द्रव का तापमान हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव जो है वो सरफेस टेंशन जो है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी द्रव का हम लोग जब कभी भी ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो घनत्व होगा यानी कि जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, घटेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी घनत्व घटता है तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो भी घटता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए कि जब कभी भी किसी द्रव का हम लोग ताप जो है वो बढ़ाएंगे, ताप जो है इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। जब किसी भी द्रव का तापमान हम बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होगा, घटेगा। बी ऑप्शन सही है। 57 का बी ऑप्शन राइट है। 58 नंबर क्वेश्चन 58, एक गैस के प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या जो है वो n दी जाती है तो क्या होगा, RT/P, P/RT, या फिर P/KT, या फिर KT/P। तो देखिए डायरेक्ट अगर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए शुरू से ही हम लोग करते हैं। तो PV = क्या लिखते हैं, NKT। KT के फॉर्म में पूछा है तो आपको KT ही रखना पड़ेगा। तो PV = NKT। और आपको क्या बोला है, एकांक आयतन में अणु की संख्या n दी जाती है। एकांक आयतन में अणु की संख्या जो है वो n दी जाती है। तो यानी कि ये वॉल्यूम है, इधर करेंगे तो यानी कि P = क्या हो जाएगा, NY
v और यहाँ पर हो जाएगा kt और n बाई वी का जो आयतन एकांक आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो n kt दिया गया, यहाँ पे p हो गया। n बराबर आपसे पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन में kt हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसमें से क्या रिलेशन बनेगा, तो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा p अपॉन kt, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, n बराबर p अपॉन kt हो जाएगा। बस सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी फिजिक्स में आता है, कभी कभी केमिस्ट्री में आता है क्वेश्चन ऐसे वाले, तो ये देखिएगा। 58, 59, 59 नंबर क्वेश्चन, CP और CV तथा आर में क्या संबंध है। CP और CV और आर में जो है वो संबंध बताइए, रिलेशन बताइए। तो क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो ऑप्शन नंबर CP माइनस CV इज इक्वल टू R कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद हो चाहिए, ये सूत्र होता है CP माइनस CV जो गैसीय वाले में है, ठीक है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R बस। 60 नंबर क्वेश्चन, एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि उसकी लंबाई जो है वो 4% बढ़ा दी जाए। यदि उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो सरल लोलक का जो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो क्या होगा प्रतिशत में आपको बताना है। तो फॉर्मूला डेल्टा टी अपॉन में टी प्रतिशत है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1/t डेल्टा एल अपॉन में एल और गुणे में 100% है ना। बोला है उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, 4% वृद्धि कर रहे हैं। तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो 1/2 और गुणे में डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 दूनी 4 और 100% है तो 100%, यानी कि ये पूरा पूरा कितना आ गया आपका 2% आ गया है ना। यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी कितना प्रतिशत आया, तो 2% आया है ना। अब देखिए यानी कि इतने के जगह पे इतना आया है तो उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा, तो सीधे सीधे क्या करना है, इसकी जगह पे हमको इस 2% को रखिए। तो 2% यहाँ पर जब रखेंगे बराबर में 1/2 रहेगा और यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन में एल रहेगा प्रतिशत में, तो ये क्या होगा 2 इधर जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन देखिए, 2% कितने लोग ऑप्शन टिक करके आए होंगे सीधे सीधे सॉल्व करके, जो कि गलत है। तो देखिए पहले डेल्टा टी अपॉन टी का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 2%, तो 2% इतने के जगह पे 2% आएगा। अब ये 2% यहाँ रखेंगे, आपसे पूछ रहा है कि आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो 2 इधर आएगा 4 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा प्रतिशत 4% होगा। ऑप्शन जो है वो आपका देखिए 4% कौन है, वही सही होगा 4%, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर, 20 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष पर एक खड़ा लड़का, मतलब एक खड़ा है लड़का और पत्थर गिराता है। वह वेग जिससे वह जमीन से टकराएगा वो वेग कितना होगा, जी बराबर आपको कितना रखना है 10 मीटर पर सेकेंड रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू √2gh, यही फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू √2gh होता है। अरे भाई कहाँ गया, ठीक है। तो आपको मीटर जो है वो वेग पूछ रहा है और ऊंचाई जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है और जी बराबर हमको 10 रखना है। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 2 गुणे देखिए इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो भैया अब क्या ही किया जाए। अब इतने पे भी आप लोग ना लगा पाए तो गलत बात है। 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 400 कितने का स्क्वायर होता है, तो होता है आपका 20 का। तो v इक्वल टू कितना आएगा 20 आ जाएगा। गिर जाओ भैया, तुम भी गिर जाओ। तो 20 आ गया, v बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऑप्शन नंबर कोई है तो टिक कर दीजिए 20 मीटर वाला, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बस में 25 मीटर पीछे है, बस से 25 मीटर पीछे है। जब बस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है तब वह व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है। ओके, तो व्यक्ति को बस के बराबर में आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति का मान लीजिए एक तरह से व्यक्ति का विस्थापन क्या है, व्यक्ति का विस्थापन क्या है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर व्यक्ति का विस्थापन मान लीजिए कितना होगा। तो व्यक्ति का विस्थापन
बराबर में क्या होगा, बस का विस्थापन होगा और प्लस में 25 होगा। क्यों 25 होगा, क्योंकि वो 25 मीटर जो है वो पीछे है, ठीक है, बस के 25 मीटर पीछे, इसीलिए व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, बस का विस्थापन प्लस में 25 मीटर, यानी कि बस तो आगे रहेगी और 25 मीटर और पीछे है, तो यानी कि बस का विस्थापन जितना वो चलेगा और साथ में वो 25 मीटर और, तो व्यक्ति का विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, बस का विस्थापन और प्लस में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस में 25, है ना, वही तो होगा। ये हो गया बस का विस्थापन, टोटल बस का विस्थापन, और ये 25 हो गया, वो हमने 25 लिखी। तो एस बराबर आपको कितना दिया, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि तब व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गति प्रारंभ करता है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो दूरी दिया वो 10 टी दिया हुआ है। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितना चलता है, तो 10 मीटर, यानी कि 10 टी जो है वो दूरी दिया हुआ है। यू टी तो जो है प्रारंभिक वेग 0 होगा हमारा, प्लस में हाफ लिखते हैं, गुणे एक्सेलरेशन, यानी कि ए हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और टी स्क्वायर हमने यहीं पर लिख दिया, और यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, 25 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, टी स्क्वायर और प्लस में 25 बच गया, और ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टी हो जाएगा। तो हम फार्मूला मतलब पूरा अच्छे से लिख दें, टी स्क्वायर माइनस का 10 टी प्लस में 25 बराबर में 0, ये हो गया आपका, ये हो गया ना, टी स्क्वायर माइनस का 10 टी और फिर प्लस का 25 बराबर में 0, ये आपका हो गया एक समीकरण। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, यही होगा टी स्क्वायर फिर माइनस का 5 टी और फिर माइनस का 5 टी हो जाएगा, ठीक है, तभी तो 10 टी होगा, और प्लस में 25 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टी कॉमन लेंगे तो हमारा टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी माइनस का 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी माइनस 5 और यहाँ पर टी माइनस 5, कोई एक लेंगे तो ये ले लेते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 5, यानी कि टाइम जो हमारा कितना आएगा 5 जो है वो सेकंड आना चाहिए, तो t बराबर 5 सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, t बराबर 5 सेकंड, ईजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 63 नंबर पर, तो 2019 में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे तो एकदम ईजी आए थे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। 63 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो ऊर्जा होती है वो निर्भर करती है किस पर, केवल आयाम पर, केवल वेग पर, आयाम तथा आवृत्ति दोनों पर, या फिर केवल आवृत्ति पर, ठीक है। तो सरल आवर्त गति का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर क्या होता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है। ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये आवृत्ति होता है, ठीक है, ये आवृत्ति होता है, और ए क्या होता है हमारा, ए जो होता है वो क्या होता है, आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो देखिए ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो आवृत्ति और आयाम दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये दोनों पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन जो है वो सी वाला से हो जाएगा, आयाम तथा आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कूलाम आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक गतिशील करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपसे W पूछ रहा है, W का पूछा है, जब 2 कूलम आवेश दिया हुआ है और 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक गतिशील करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपका जो ये W बराबर होता है और Q, और इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा Q और डेल्टा V मल्टीप्लाई में Q, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला W बराबर, ठीक है, Q में और V में रिलेशन में। तो डेल्टा V कैसे निकलेगा, डेल्टा V मतलब निकलेगा ज़्यादा में से कम, यानी कि जो 128 है 228 है 128, तो 128 माइनस का क्या हो जाएगा 118, ठीक है। तो डेल्टा V बराबर कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। डेल्टा V बराबर हमारा कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया, यानी कि हम लोग को डेल्टा V की जगह कितना रखना है 10 रखना है, और मल्टीप्लाई करके Q बराबर 2 हमारा दिया हुआ है, तो W बराबर कितना हो जाएगा 20 जूल जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 64 का बी ऑप्शन सही है, 20 जूल ऑप्शन, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे।
65 नंबर क्वेश्चन है कि एक बार दाब से क्या तात्पर्य है? 10 पे 5 न्यूटन मीटर इनवर्स या फिर 10 टू द पावर 5 -5 न्यूटन मीटर -2 पे बात खत्म। देख लीजिए, एक बार बराबर आपको ये याद करना होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पहले ही डाटा होता है। एक बार बराबर होता है 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जब ये करेंगे तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये जब ऊपर आएगा तो मीटर इन्वर्स लग जाएगा, मीटर इन्वर्स लग जाएगा, बस यही हो गया। 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर -2। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? ए लगाइए चाहे सी लगाइए, दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। 65 खत्म हो गया। 66 है, गुप्त ऊष्मा की सीजीएस इकाई क्या है? जो गुप्त ऊष्मा है यानी कि जो लैटेंट हीट है, इसकी सीजीएस इकाई क्या है? कैलोरी ग्राम या फिर कैलोरी ग्राम इनवर्स या फिर जूल किग्रा या फिर कैलोरी ग्राम, ठीक है, कैलोरी ग्राम इनवर्स, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा यानी कि L बराबर क्या होता है? तो Q/m होता है, Q/m होता है, ठीक है। तो ये आपका कैलोरी और पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, ये आपका जो है हो जाएगा आपका सीजीएस में, ठीक है। सीजीएस में कैलोरी ग्राम इनवर्स, ये इसको भेजेंगे तो ऊपर -1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कैलोरी और फिर यहाँ पर ग्राम इनवर्स, ये हो जाएगा आपका सीजीएस में। और अगर बात की जाए एसआई में, तो एसआई में जो है आपका इसमें होता है जूल पर किग्रा होता है, जूल पर किग्रा यानी कि जूल ग्राम इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एसआई में अगर पूछेगा तो जूल पर किग्रा या फिर जूल पर ग्राम हो जाएगा, या फिर जूल ग्राम इनवर्स हो जाएगा, या फिर अगर आपसे सीजीएस में पूछता है, सीजीएस में पूछता है तो कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से आपसे पूछा है सीजीएस में, तो ऑप्शन डी वाला चलेगा, कैलोरी पर ग्राम वाला। 67 67 है, यदि जल का क्वथनांक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका मान क्या होगा? सेल्सियस पैमाने पर इसका मान आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर हमको फ़ारेनहाइट दे दिया है और सेंटीग्रेड हमसे पूछ रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए 5/9, फिर ब्रैकेट में आपका TF यानी कि माइनस फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, ठीक, उसके बाद से घटा देना है हमको 32 से, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो सेंटीग्रेड में हमको लाना है, और कितना है? 64 है ना, 64 नहीं, 95 फ़ारेनहाइट है, तो ठीक है। तो 5/9 लिखते हैं। यहाँ पे कितना है? 98 फ़ारेनहाइट है, माइनस का 32 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/9, और 98 से 32 गया तो कितना आएगा? 63 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 में से 2 गया तो 32, 98 नहीं है, 95 है, तो 5 में से 2 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 7 9 63 हो गया, फिर 5 7 35 हो गया, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। आपको वैसे ही पता होना चाहिए था। आंसर देखते हैं आप, तो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस देख के ऑप्शन कैसे? आपको पता है कि 98 जो है वो फ़ारेनहाइट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, होता है ना इतना। अगर नहीं फॉर्मूला पता है तो भी ऑप्शन टिक कर सकते थे। कैसे? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, ओके। अब आपसे बोल रहा है कि 95 फ़ारेनहाइट पर हमारा कितना होगा? तो 37 से कम ही होगा, और 37 से कम जो है वो एक ऑप्शन कौन सा? एक ही ऑप्शन ही है, वो है बी वाला 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 डिग्री वाला तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? मतलब अगर नहीं फॉर्मूला पता है तो भी ऑप्शन आप टिक कर सकते थे, बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए था, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए था, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हो गया 67 हो गया। 68 पर आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए आर का मान ज्ञात कीजिए। एसटीपी पर 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर जो है वो आपका दिया हुआ है, तो बताइए क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो वैसे तो आपको सभी लोगों को पता है कि आर का मान कितना? 8.31 जो होता है जूल पर मोल पर केल्विन, यानी कि जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स,
ये होता है आर का मान होता है। नॉर्मली आर का मान ये क्या होता है, आर का मान क्या होता है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आर का मान अगर आपको याद है तो आप ऑप्शन टिक के ले जाएंगे, नहीं तो अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो आर बराबर क्या लगाएंगे, पी वी अपॉन में टी, क्योंकि क्या होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, बिल्कुल होता है। एन जो है वो 1 होगा तो इसको छोड़ दीजिए, आर टी है और यहाँ पर वी है, ठीक है। तो पी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और ये आर तो यही रह जाएगा, यानी कि पी वी अपॉन में टी हो जाएगा। आर का मान हमको ज्ञात करना तो पी वी अपॉन में टी। प्रेशर जो है वो आपका कितना होगा 1.013 हो जाएगा इंटू 10⁵ होता है, ठीक है प्रेशर। मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है, तो लीटर में नहीं रखेंगे इसको, हम लोग मिलीलीटर में रखेंगे, तो 10⁻³ हो जाएगा। और टेम्परेचर को हमेशा कैल्विन रखते हैं तो 273 कैल्विन। बताइए इतना गंदा कैलकुलेशन, एक लाइन का चीज़ हमको याद है तो क्यों हम नहीं कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ पर रख देंगे, पास्कल में 22.4 लीटर है तो लीटर को हम लोग चेंज करें मिलीलीटर में, 273 टेम्परेचर हम लग देंगे। बस सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आएगा 8.31 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन भी खत्म। 69 देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, डाइन होती है ना, डाइन बिल्कुल सही है, 980 डाइन। तो 70 नंबर क्वेश्चन आता है, ये 69 भी खत्म, 70 पे आते हैं। दिया है क्या चीज़ आपका कह रहा है क्वेश्चन में, 7 मिलीमीटर आयन के साथ सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का अधिकतम वेग 4.4 मीटर पर सेकेंड है। दोलन का आवर्तकाल बताइए कि दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। 7 मिलीमीटर आयाम, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए दिया है 7 मिलीमीटर। एक सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का अधिकतम वेग जो है वी जो है अधिकतम, मान कि वी मैक्स कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। दोलन का आवर्तकाल जो है वो क्या होगा, टाइम पीरियड जो है वो आपका क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स यानी कि अधिकतम वेलोसिटी बराबर क्या होता है ओमेगा ए, ठीक है। ओमेगा डब्ल्यू नहीं है, वो क्या है, वो है ओमेगा ए होता है। और ओमेगा के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी होता है, मल्टीप्लाई ए है तो ए मतलब कि आयाम हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद से बस कुछ नहीं, अब हम लोग को क्या करना है, रख देना है 2 रख देंगे यहाँ पर, 22/7 रखेंगे तो 22/7 यहाँ पर रख देंगे। और गुणे एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, आयाम जो है आपका दिया हुआ है 7 मिमी दिया हुआ है ना, 7 मिमी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो 7 × 10⁻³ मिमी दिया हुआ है। इसके बाद से इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 7 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर 7 × 10⁻³ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ है, और कुछ हमें को फाइंड करना है नहीं, इसको अभी तक यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। हमको क्या फाइंड करा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर कर लेंगे, वी मैक्स नीचे हो जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ पर वी मैक्स तो दिया हुआ है ना हमको, टाइम पीरियड पूछा है, टी हमको यहाँ पर लिखते हैं, तो टी अभी मत भूल जाइए, टाइम पीरियड को इधर भेजिए, वी मैक्स इधर कर दीजिए, बराबर में क्या है वी मैक्स है, अब टी इधर भेजिए, वी मैक्स नीचे चला जाएगा, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे और इधर 22 लिख देते हैं, अभी 7 जो है वो नीचे जाएगा ही जाएगा, तो 7 × 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन में ये 7 हो जाएगा। और टाइम पीरियड सॉरी वी मैक्स जो दिया हुआ 4.4 जो है वो दिया हुआ है, 4.4 ही है ना, हाँ 4.4 जो है वो दिया हुआ है। ये देखिए अब ये 7 से 7 ये कैंसिल होगा, 22 दूनी 44, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, और गुणे में 1 ऊपर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻², ऊपर आएगा 10⁻², नीचे आएगा तो क्या होगा 10 पे 2 हो जाएगा, ऊपर इसका जब भाग करेंगे 100 का भाग 1 में करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 0.01 सेकेंड, ठीक है 0.01 सेकेंड। बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो वी मैक्स बराबर ओमेगा ए होता है, ओमेगा ए तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि हमको टाइम पीरियड करना ज्ञात करना है, इसलिए ओमेगा की जगह हम लोग को रखना पड़ेगा। ए आयाम जो है हम लोग का रखा हुआ है एम्पलीट्यूड। वी मैक्स बराबर क्या होता है 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे ए जो है हमको मिलीमीटर में दिया था, मीटर में चेंज किए, तो 7 × 10⁻³ हो जाएगा। टी हम लोग को नीचे था, टी इधर भेज दिए, वी मैक्स नीचे भेज दिए, बस सॉल्व कर लिया, आंसर जो हमारा 0.01 सेकेंड आएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है सही, 17 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
71 नंबर क्वेश्चन है कि 31 सेमी त्रिज्या के वृत्त के चाप की लंबाई की गणना कीजिए। यानी कि एल ज्ञात करना है आपको, बोल रहा है जो कि केंद्र से π/6 जो है वो कोण बनाता है। यानी कि थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है π/6, एल जो हमको ज्ञात कर रहा है, और आर जो है आपका 31 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कह तो रहे हैं 2019 में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में। तो देखिए फिर सॉल्व करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन हमको एल ज्ञात करना है। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। तो एल बराबर आर जो है वो 31 दिया हुआ है, गुणे 22, थीटा जो है वो कितना दिया है π/6 दिया हुआ है। π/6 यानी कि 22/7 दिया हुआ है ना। तो 22/7 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 और गुणे में 22 जाएगा और 7 6 7 42 42 हो जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे 11 हो जाएगा और 2 दूनी 4 2 1 कम 2 11/21 हो जाएगा। यानी कि 31 का गुणा 11 में करना है हमको और साथ में हमको 21 से भी करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16.2 आएगा समथिंग में। तो 16.2 पॉइंट आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो यही से हो जाएगा 16.2 वाला। तो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है, 16.2 सेंटीमीटर। खत्म, इजी क्वेश्चन। एल बराबर आर थीटा लगाना था बस, और कुछ नहीं। ऑप्शन जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 72 देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, ओके 72, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की चाल से गति कर रही है। कितने समय में यह 1 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी? इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आपको दिया हुआ है S1 यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है 100 मीटर दिया हुआ है बिल्कुल, और 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। यानी कि जो दूसरी दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 1000 मीटर हो जाएगा। हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ठीक है। उसके बाद से आपको दिया हुआ है कि विनाश मतलब कि चाल जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, चाल जो है वो आपका स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको पता है कि किलोमीटर पर घंटा में नहीं लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 60 को हम लोग को 5/18 से भाग करना पड़ता है। तो किससे कटेगा 6 दहिया में 60, यानी कि यहाँ पर 10 कटेगा और 6 त्रिके 18 कितना हो जाएगा 10/50, यानी कि 50/3 ये हो जाएगा ना। 6 त्रिक 18 50/3, यानी कि जो चाल हमारा दिया हुआ है 50/3 दिया हुआ है। बस यहाँ पे सॉल्व करना है। यानी कि टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी जो उसको चलनी है वो कितना है 1100 मीटर है। ठीक है, और चाल हमारा इतना दिया हुआ है। तो हमको पता है दूरी बराबर चाल बटे समय होता है। क्या होता है दूरी बराबर एस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटे समय स्पीड अपॉन में टाइम, ये होता है स्मॉल टी। तो हमको समय फाइंड करना है तो समय यहाँ पर लिख लीजिए। यानी कि टी बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, दूरी बटे में आपका चाल। तो दूरी क्या है, कितना है 11,000 मीटर है, अपॉन में चाल कितना दिया हुआ है तो 50/3 चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा ना, गुणा होगा उसके साथ में। तो 11,000 गुणे में 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 11×3 = 3300 और अपॉन में 50। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा 66 सेकंड आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 66 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 6×5 = 30, 6×6 = 36, फिर 6×6 = 36, सॉरी 5×6 = 30, फिर 30 बचेगा, 5×6 = 30, 66 सेकंड जो है ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर 73। नंबर क्वेश्चन, एक समान स्तर की सड़क में घुमाव पर त्रिज्या जो है वो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। घुमाव पर कार की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। v बराबर ज्ञात करना है, जिस पर यह बिना फिसले घूम सकती है यदि टायर एवं सड़क के बीच घर्षण गुणांक जो है वो कितना हो 0.8 होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, एक समान स्तर की सड़क में घुमाव पर त्रिज्या यानी कि r जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। घुमाव पर कार की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिस पर यह बिना फिसले जो है वो घूम सकती है यदि टायर व सड़क के बीच जो है घर्षण गुणांक 0.8 होता है। ठीक है, तो आपका ये v बराबर फॉर्मूला होता है v = √μ
आर जी, ये फॉर्मूला होता है। अधिकतम वेग ज्ञात करना, वी बराबर क्या होता है, √μ/r(g) होता है। और उसके बाद से आपका जो म्यू की वैल्यू दिया, घर्षण गुणांक 0.8 दिया हुआ है, 0.8 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या दिया हुआ है, μr जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 100, तो यहाँ पर हम 100 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद से जी का मान हम लोग को कितना रखना है, तो जी का मान मान लीजिए हम जी का मान हमको कितना 9.8 रखते हैं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मैंने कर रखा है, तो आंसर जो आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 73 वाले का ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 73 का 28 मीटर पर सेकेंड। 74 है, 50 मीटर पर सेकेंड से यात्रा करने वाली ट्रेन का त्वरण क्या होगा यदि 250 मीटर त्रिज्या के वक्र पर चक्कर लगाती है। तो 50 मीटर पर सेकेंड से यात्रा करने वाली ट्रेन का त्वरण क्या होगा अगर वो उसकी जो त्रिज्या है 250 मीटर पर सेकेंड हो तो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v²/r होता है। बस सीधे सीधे याद कीजिए कि जब हम लोगों का ये पूछता है त्वरण, ठीक है, त्वरण पूछ रहा है और त्रिज्या दे करके पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, a बराबर क्या होता है, v²/r। तो a बराबर v जो है कितना दिया, 50 दिया हुआ है, 50 × 50 लिख देंगे। r जो है वो कितना दिया, 250 दिया हुआ है, 50 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा 2500 अपन में कितना हो जाएगा 250, 250 से 250 कट गया, बच गया क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, 74 था। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। जूल एवं अर्ग में क्या संबंध होता है, क्या यार, ये भी कोई क्वेश्चन है, बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हो, 10⁻7। तो जूल और अर्ग में 75 नंबर, तो जूल और अर्ग में क्या फ़र्क होता है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ये तो मतलब पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ऑप्शन जो है 1 जूल बराबर क्या होगा, 10⁻7 अर्ग होता है। ऑप्शन जो है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स वाला पूरा हम लोग का ख़त्म हो गया, पूरा समाप्त हो गया। अब जो बचा है, अब हम लोग को केमिस्ट्री वाला करना है, तो केमिस्ट्री वाले भी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, आसूत जल की मोलरता जो है वो क्या होती है। आसूत जल की मोलरता क्या होती है, तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के आपको याद कर लेना है कि जो आसूत जल होता है उसकी मोलरता जो होती है वो 55.55 होती है, ठीक है। 55.55 याद कर लीजिएगा आप लोग। 55.55 किस में है, तो ए ऑप्शन देखिए, 55.56 मोल दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। 55.56, एक इधर पॉइंट, एक इधर, एक आध पॉइंट इधर इधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर आपको 55.55 नहीं मिलता है, 55.50 भी मिलता है, तो भी ऑप्शन आप टिक करेंगे 55.50 वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए 55.5 है, नहीं है, या फिर 55.5 जो है वो नहीं होता है, तब की बात करें, ठीक है। तो 55.56 याद कर लीजिए, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। बाकी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मोलरता बराबर ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता बराबर दिए गए मोलों की संख्या अपॉन में विलन में लीटर का आयतन, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन खत्म। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि HI4, H3IO5 और H5O6 में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होगी, ये हमको बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है आपको, HiO4 दिया हुआ है, उसके बाद से H3IO5 दिया हुआ है, फिर उसके बाद से H5IO6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 दिया हुआ है, आपको बोला कि तीनों की जो है ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितना होगा। तो देखिए आई की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो देखिए एक H के लिए क्या होता है, प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस का 1 लिख देते हैं। यहाँ पर X फाइंड करना है हमको, I फाइंड करना है, तो उसको हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस लिख के कितने ऑक्सीजन है, 4 है, और एक ऑक्सीजन के लिए माइनस का 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर, तो 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, देखिए 4 दूनी 8, माइनस का 8 होगा, और उधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो प्लस में से माइनस घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक हाइड्रोजन के लिए 3 होता है, प्लस में I निकालना है, तो x एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 होगा, +1 होता है, ठीक है।
उसके बाद से एक ऑक्सीजन के लिए 5 ऑक्सीजन है तो 5, एक ऑक्सीजन के लिए -2 लिखते हैं मार्क्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर माइनस का कितना होगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 3। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 7, यानी कि ये भी कितना आएगा प्लस का 7 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी। यहाँ पर H5IO6 है, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन के लिए कितना 5 है, एक हाइड्रोजन के एक, तो 5 हाइड्रोजन के लिए कितना 5, फिर प्लस I निकालना है, X निकालना है, X लिख लेते हैं। उसके बाद से प्लस में 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुणे 1 ऑक्सीजन के लिए -2 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। बराबर को उधर भेजेंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस का आ जाएगा। तो यानी कि प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 7 तीनों में कितना आया प्लस का 7 ही आया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से +7 +7 +7। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला जो है वो 77 का सी ऑप्शन करेक्ट है, +7 +7 और +7। 78 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम मतलब कि Na का जो कि 11 आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है, बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो 20 से कम है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 8 8, इसमें फिल कर दीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन है और हमको भरना है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 2 10, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है सोडियम का, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में भर देंगे। 2 और 8 और 1 हो गया। तो ऑप्शन 2 8 1 बी ऑप्शन सही है। तो 79 का जो है वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी 78 नंबर हमको करना है ना, तो हमने 79 नंबर क्वेश्चन कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले 79 नंबर ही क्वेश्चन देख ले, फिर 78 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, ये 79 नंबर क्वेश्चन था। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। बोल रहा है कि आपसे कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है। तो पहला देखिए समीकरण, ट्वाइस ऑफ Al प्लस में थ्राइस ऑफ H2SO4, फिर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर प्लस में थ्राइस ऑफ H2O, यही है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम इधर लिख लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 इधर है, बिल्कुल एल्यूमिनियम 2 इधर है, ये बैलेंस है। दूसरा आता है हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से सल्फर पे आते हैं, तो 3 सल्फर इधर है, सल्फर कितने इधर 3 है, इधर सल्फर कितने हैं इधर 3 ही है, देखिए S1 है इधर 3 है, यानी कि सल्फर कितने इधर 3 है। आते हैं ऑक्सीजन पे, 4 तिहाई 12, यानी कि ऑक्सीजन इधर कितने हैं 12 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन होंगे तो 4 तिहाई 12, इधर भाई 12 ऑक्सीजन है, बस बात खत्म। ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो SO4 है ना, SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर SO4 है 4 तिहाई 12, ठीक है 4 तिहाई 12 इधर, 4 तिहाई 12 इधर, यहाँ पर O नहीं है, सॉरी हम भी कहें कि बैलेंस तो नहीं हो रहा है, कैसे हो गया। तो 4 तिहाई 12 इधर, ऑक्सीजन 12 इधर, ऑक्सीजन 12 इधर होगा। अब देखिए यहाँ पर H2 है, H2O नहीं है, H2 होता तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पर H2 है सिर्फ, तो यहाँ पर सभी बैलेंस है, यानी कि पहली तो बैलेंस है। अब पहली बैलेंस है तो यानी कि पहला ऑप्शन टिक करके ऑप्शन आप लोग चले आएंगे, ऐसा नहीं है, आप पूरा ऑप्शन टिक करिए नहीं, क्योंकि लास्ट में देखिए उपयुक्त सभी वाला भी ऑप्शन है। दूसरा देखिए ट्वाइस ऑफ KClO3, ट्वाइस ऑफ KCl, फिर प्लस में थ्राइस ऑफ O2, यही है ना थ्राइस ऑफ O2, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितने हैं, तो पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं 2 है, क्लोरीन इधर कितना है, क्लोरीन भी 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर देखते हैं पोटेशियम कितना है, पोटेशियम 2 है, देखिए 2 ही पोटेशियम है, बिल्कुल। क्लोरीन इधर कितना है, क्लोरीन 2 है, देखिए 2 ही क्लोरीन है, बिल्कुल। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, बात खत्म, ये भी बैलेंस है हमारा। तो यानी कि आप समझ जाइए कि आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद से सी वाला भी ऑप्शन देखते थे, क्या पता गलत हो जाए। तो Na प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O प्लस, लेकिन आपको जब 2 ऑप्शन पता चल गया कि 2 ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन भी समीकरण ही दिया है, तो ऑप्शन 4 जो है वो टिक करके आप लोग आएंगे जो उपयुक्त सब, क्योंकि 2 सही है तो तीसरा ऑलरेडी सही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। सोडियम इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, है ना। इधर देखिए सोडियम इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2,
और यहाँ पर हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन, 2 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। सभी तो बैलेंस है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 79 तो हो चुका था। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैस द्रवित की जा सकती है क्रांतिक ताप से ऊपर के ताप पर, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, या फिर किसी भी ताप पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गैस जो है वो द्रवित की जा सकती है। पहली बात ये, क्रांतिक ताप क्या होता है? तो क्रांतिक ताप वो ताप होता है जिस पर हम लोग किसी भी गैस को प्रेशर के द्वारा जो है वो द्रव में बदल देते हैं। किसी भी गैस को प्रेशर के द्वारा हम लोग द्रव में बदल देते हैं। तो इसमें क्या है, गैस द्रवित की जा सकती है। तो और तभी द्रवित की जा सकती है जब वो क्रांतिक ताप से नीचे हो, क्रांतिक ताप से कम हो, तभी हम ये कर सकते हैं। तो गैस द्रवित की जा सकती है क्रांतिक ताप से कम ताप पर। तो बी ऑप्शन सही है, 80 का बी ऑप्शन करेक्ट है कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर गैस द्रवित की जा सकती है। क्रांतिक ताप से ज़्यादा रहेगा तो हम वहाँ पर हम द्रवित नहीं कर सकते हैं। किसी गैस को प्रेशर के रूप में ला करके हम किस में बदलते हैं, उसको द्रव में बदलते हैं, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 10⁻⁻6 MHCl का पीएच मान क्या होगा। पीएच मान आपसे पूछा है कि HCl पीएच मान क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, पेड क्लास की वीडियो में मैंने बताया है फॉर्मूला, कि जब कभी भी एसिड के लिए फॉर्मूला मतलब पीएच ज्ञात करना होता है तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, ये होता है, ठीक है। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन एसिड के लिए, और HCl क्या है, एसिड है, ये है, अम्ल है, ये है। तो पीएच बराबर क्या, माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो माइनस लॉग, तो माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं, लॉग है यहीं पर रहने देते हैं, और H+ है यानी कि 10 के घाते 6 है ना। तो 10 के घाते यहाँ पर 6 लिख देंगे, माइनस का 6 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करिए, माइनस का 6 इधर, तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। और गुणे में कितना, लॉग बेस का कितना मान होता है, 1 होता है, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 6। ऑप्शन जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच कितना आ गया, 6 आ गया। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत, क्योंकि ये फॉर्मूला यही है, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, फिर माइनस लॉग 10⁻⁻6 हो जाएगा। H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻6 सॉल्व करेंगे तो ये a⁻A⁴ बी लॉग ए होता है, तो बी लॉग ए हमने यहाँ पर लिखा है। लॉग 10 का वैल्यू जो है वो 1 होता है, तो 6 × 1 = 6। बयासी नंबर देखिए, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयरन की ऑक्साइड में यदि Fe जो है वो कितना दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है 69.9% दिया हुआ है, ठीक है। और O2 दिया हुआ है आपको कितने, ऑक्सीजन जो है कितना दिया हुआ है, 13.1% दिया हुआ है, गुड। उसके बाद से बोल रहा है कि भार हो तो आयरन ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र आपसे पूछ रहा है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। आपको एक और चीज़ दिया हुआ है कि Fe बराबर 55 और ऑक्सीजन बराबर 16, इसका भार दिया हुआ है, ठीक है। भाई साहब आपको याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। जब 2020 का क्वेश्चन पेपर हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो सेम यही क्वेश्चन एकदम इसके हिसाब से, क्या बोलते हैं, डाटा भी नहीं चेंज किया है, नंबर भी नहीं चेंज किया, सेम वही चीज़ दिया है, Fe दिया है। अब ऑप्शन यहाँ पर आप कर नहीं लेंगे, तो मैंने बताया था जब कभी भी ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले परसेंटेज दिया हुआ रहता है, तो परसेंटेज लिख देते हैं, प्रतिशत लिख देते हैं। तो प्रतिशत Fe का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए प्रतिशत, तो प्रतिशत जो है 69.9 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद से हम लोग भार निकालते हैं, भार हमारा कितना दिया हुआ है इसका Fe का, तो 55 हम लिख देते हैं द्रव्यमान संख्या वाला। फिर उसके बाद से जो इसका इसमें भाग कर देते हैं, यानी कि 69.9 का भाग किस में कर देंगे, 55 में कर देंगे, ठीक है। और वैसे ही ऑक्सीजन के लिए भी लिख देंगे, ऑक्सीजन के लिए प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है, 30.1, और इसका जो है वो कितना है 16, तो इसमें इसका हम लोग भाग कर देंगे, यानी कि 30.1 का भाग कर देंगे, किसमें 16 में भाग कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.88 आएगा। क्वेश्चन मुझे रट गया है, देखिए। उसके बाद से
अब यहाँ पर लिखेंगे 1.25 और लिखेंगे 1.88 लिखेंगे यहाँ पर क्या मूलानुपात सूत्र निकालने के लिए। तो अब देखेंगे इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा जो है वो कौन है, ये वाला छोटा है, तो इसके 1.25 कर देंगे, यहाँ पर भी 1.25 कर देंगे। 1.25 कटेगा 1 में और इसको काटेंगे तो 1.5 में कटेगा, ठीक है। तो इसका पूर्णांक लिख देंगे, जब पूर्णांक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 3, तो Fe2O3 ये हो जाएगा हम लोग का सूत्र हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। इसका पूर्णांक में बदलना है, n 1 है तो 1 का पूर्णांक जो है 2 में जाएगा और डेढ़ का पूर्णांक जो है वो 3 में जाएगा। तो यानी कि Fe2O3 जो है ऑप्शन Fe2O3 सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2020 में मैंने करवा रखे हैं क्वेश्चन। एट्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, विसरण की दर सबसे अधिक होगी, विसरण की दर जो है वो सबसे अधिक क्या होगी। तो विसरण की दर का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर 1/√m। m क्या है, मोलर मास। मोलर मास मतलब कि क्या, अणु भार। तो आपको कौन कौन सी गैसेस दी हुई है, तो सबसे पहले NH3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है CH4, ओके। उसके बाद से H2, उसके बाद से O2, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका विसरण दर बताइए और इन गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण दर जो है वो किसका होगा। तो देखिए जिसका मोलर मास कम होगा, मोलर मास मतलब कि क्या, अणुभार, तो जिसका अणुभार कम होगा उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा, विसरण दर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जितना मोलर मास कम होगा उतना विसरण दर ज़्यादा होगा, जितना विसरण दर कम होगी मोलर मास उतना ज़्यादा होगा। समझ लीजिए एक तरह से ऐसे कि जिस पे जितना ज़्यादा भार होगा वो बहुत धीमे धीमे चलेगा और जिस पे बहुत कम भार होगा, जो बहुत हल्का होगा, वो बहुत तेज़ चलेगा। तो वही ये दर मतलब कितनी तेज़ वो चल रहा है। और मोलर मास मतलब कि उसका अणुभार, तो इसका अणुभार कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है 17। तो इसका अणुभार कितना हो गया, 17 अणुभार हो गया इसका। CH4 मीथेन का अणुभार कितना हो गया, तो कार्बन के लिए कितना होता है 6 और ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 12, ये हो गया 12, 7 दूनी 14 और 4 3 17, ठीक है 12 हो गया। और 12 में और ये कितना, एक और हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 4 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 12 4 16 इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 इसका 16। तो देखिए किसके लिए सबसे अणुभार किसका कम है, तो ये है अणुभार। अणुभार तो सबसे कम इसमें से किसका है, हाइड्रोजन का, यानी कि विसरण दर सबसे ज़्यादा तेज किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, विसरण दर सबसे अधिक होगी किसकी, तो हाइड्रोजन की। क्यों, क्योंकि H2 का मोलर मास सबसे कम है, इसलिए उसका विसरण दर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बस बात खत्म। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि तत्व किसी तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि A तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया 2 8 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं पर B तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया हुआ है, 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का जो सूत्र क्या होगा, AB A2B3 AB2 या फिर A2B, ठीक है। तो B वाले का ये है, तो देखिए ए तत्व है तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, ठीक है ना। तो ए वाले के लास्ट में 4 है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है, ए वाले की संयोजकता 4, बी वाले के लास्ट सेल में कितनी है 4, यानी कि बी की संयोजकता कितनी 4 है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं, ए और बी ये तत्वों में हम लोग तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा, ठीक है। तो ऐसा ही किया जाता है जब कभी भी हम लोग को उसका सूत्र निकालना होता है, तो ठीक है, बने यौगिक का सूत्र निकालना होता है तो उसके संयोजकता से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ए का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा सूत्र, A4 हो जाएगा। बी का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के पावर बी पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे यानी कि बन जाएगा AB, फॉर्मूला क्या होगा, ए होगा। तो ऑप्शन जो है वो ए वाला से हो जाएगा AB, फॉर्मूला जो सूत्र होगा वो क्या होगा, AB जो होगा सूत्र होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन क्या है कि दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणु के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला जो आबंध होता है वो क्या होता है, ठीक है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणु से बीच में परस्पर इलेक्ट्रॉन के साझे से तो हम बताएं आपको कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है कोई तत्व तो वो कौन सा बंध होता है, तो सहसंयोजक बंध होता है। जैसे कि मीथेन CH4, इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया भी जाता है, जितना दिया जाता है उतना लिया जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का साझा है। तो ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा होगा, डी वाला संयोजक का सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो बोला है समान अथवा असमान, भाई साहब क्लोरीन में भी तो होता है, Cl2 में भी बन जाता है आपका, CH4 में भी बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन जो है आपका 85 का डी ऑप्शन राइट है। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म जो है वो समान वर्ग में रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी वर्ग मतलब एक वर्ग में सभी तत्व रखे जाते हैं, वही तत्व एक वर्ग में रखे जाते हैं जिनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मान लीजिए लास्ट में 8 आया, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आया, तीसरे भी के भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आया, तो इन सभी को एक वर्ग में रख देते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन, देखिए तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 व 38 है, तो 17 और 38 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए 17 का, तो 2 8 8 2 10 और 10 7 17, ये तो क्लोरीन है, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद अच्छा अभी 38 वाला बचा है ना, 38 का भी तो निकालिए, 2 हो गया 8 हो गया, 8 2 10 18 इसमें भर दीजिए, कितना हो गया 18 20 28 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। नहीं ये नहीं होगा, देखिए लास्ट सेल में 7 है, लास्ट सेल में 10 है, तो ये जो है नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए 20 तथा 40 नहीं होगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है 20 और 40 नहीं होगा। देखिए 2 8 8 2 10 और लास्ट सेल में कितने 8 2 8 8 सॉरी 20 है ना, तो 2 8 10 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद से 2 8 10 10 कहाँ 2 8, उसके बाद से 18 कितना होगा 18 2 20 20 8 28 28 2 40 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए 11 33 भी नहीं होगा, डी ऑप्शन से होगा। देखिए 17 और 35, 17 और 35 में देखिए 17 जो 35 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 8 2 10 7 17, ये हो जाएगा। उसके बाद से 35 है तो 2 8 फिर 18 8 2 10 10 8 28 28 और 7 कितना हो गया 35 हो गया। तो 2 8 18 18 32 ऐसे हम लोग भरते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो जब 7 7 लास्ट इलेक्ट्रॉन में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ही वर्ग में ये सभी के तत्व जो हैं वो रखे जाएंगे। 86 का ऑप्शन। 87 नंबर, 87 है कॉपर के 4 ग्राम तुल्यांकों का कॉपर धातु के अपचयन करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या जो है वो कितनी होगी। तो याद रखिएगा जब कभी भी आपका मतलब कि जितने ग्राम तुल्यांक होते हैं, ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू कितना होता है फैराडे की संख्या, ठीक है ना। तो ग्राम तुल्यांक कितने दिए हुए हैं, तो ग्राम तुल्यांक 4 दिए हुए हैं, तो फैराडे संख्या कितनी होगी 4 होगी। बात खत्म, इजी था क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद से 87 से 88 नंबर क्वेश्चन, DDT का पूरा नाम जो है वो क्या है। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन डाइफिनाइल डाइक्लोरो नहीं डाइफिनाइल। ऑप्शन जो है आपका ए वाला सही हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, किस में 88 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 14H प्लस उसके बाद से प्लस Cr2O7 फिर माइनस का 2 है, ठीक है। उसके बाद से प्लस 3Ni फिर एरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट में आपका दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 3, उसके बाद से प्लस में 7H2O और प्लस में ट्वाइस ऑफ Ni नहीं थ्राइस ऑफ Ni प्लस 2, ये दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये और बोल रहा है इसमें से अपचायक कौन है। तो अपचायक कौन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा अपचायक होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है Cr2O7-2, तो इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या है प्लस की 3 है, ठीक है ओके नहीं प्लस की 3 नहीं है,
यहाँ पर देख निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2x और 7 दूनी 14, यानी कि कितना हो गया माइनस का 14 बराबर में कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये जब इधर जाएगा तो कितना होगा 2x बराबर में कितना हो जाएगा 14 में से 2 गया तो 12 प्लस का 6। ऑक्सीडेशन इधर कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो प्लस का 6 है। ओके, तो प्लस का 6 है, इधर प्लस का 6 है और इधर कितना है प्लस का 3 ऑक्सीडेशन है। यानी कि इसका क्या होता है, इसका हो रहा है रिडक्शन, यानी कि इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए Na का यहाँ पर क्या हो रहा है, Na का Na जो है Na से Na+2 जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका उपचयन होता है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक अपचायक होता है। जैसे LIC एजेंट जो होता है वो खुद का अपना LIC एजेंट जो होता है वो खुद अपना मतलब LIC नहीं बनाता दूसरे का, तो वैसे ही जो अपचायक होते हैं वो खुद अपचयन नहीं होते, दूसरे का अपचयन करते हैं। समझ गए? तो वैसे ही आपका इसमें से अपचायक कौन होगा तो निकिल होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे? इसका उपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो अपचायक कौन होगा ये होगा। समझ गए? ऑप्शन निकिल वाला सही हो जाएगा, जो भी ऑप्शन टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक x है, ये n है, ये m है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जाहिर सी बात है, बस बात खत्म, m-n होगी, m-n होगी। तो प्रोटॉन माइनस ये न्यूट्रॉन की संख्या अगर फाइंड करनी है तो द्रव्यमान संख्या में से ये हमको माइनस कर देना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी हमारी, प्रोटॉन संख्या माइनस कर, इस द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या माइनस कर दी तो क्या हो जाएगा m-n। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी m-n होगी। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन इसमें से डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, तो विलयन कहा जाता है 1 m का, या फिर 0.1 m का, या फिर 0.5, या फिर -0.1 m, यानी कि मोलर। तो देखिए 1000 ग्राम विलायक है, तो विलायक कितना है 1000 ग्राम जो है वो दिया हुआ है। ग्लूकोज विलेय है तो 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है। उसके बाद से इसमें जल भी तो है, जल जो है वो कितना है तो वाटर जो है वो कितना है वो भी 18 ही होगा उसका अणुभार। तो हम लिख सकते हैं कि वेट और मतलब कि जो विलायक का भार है, तो विलायक का भार WB, विलायक का भार हो गया, वाटर का भार मतलब वाटर जल का भार, और फिर बटे में विलायक का भार, और फिर गुणे में जो हमारा बिलियन है। ठीक है, कहाँ गया यार। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो लीटर में, ठीक है, तो लीटर में वॉल्यूम कितना होगा तो 1000 का, तो हम लीटर में करेंगे तो 1 होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 18 बटे में 18 और गुणे में 1 कर देंगे तो हमारे ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर यार 1000 ml 1000 ml तो 1 लीटर ही होता है। तो ये 18 से 18 कट गया तो 1 m जो है वो निकल आएगा। 1 मोलर जो है हम लोग का ऑप्शन से हो जाएगा। 1 मोलर वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से होगा तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन है, पोटास Lm K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O जो है वो किस प्रकार का लवण है। तो आपको पता है डबल साल्ट होता है, ये एक द्विक लवण होता है। क्या होता है? द्विक लवण होता है। इसमें 2 लवण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस, नहीं बहुत गंदा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका तुल्यांकी भार पूछ रहा है आपसे। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आपका अणुभार और बटे में संयोजकता। ठीक है, अणुभार बटे में क्या होता है? संयोजकता होता है। तो अणुभार इसका कितना होगा? कैल्शियम का आपको अणुभार दिया हुआ, इसमें कैल्शियम का अणुभार 40 दिया हुआ। चलिए अणुभार निकालते 40 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और प्लस में 2 हाइड्रोजन भी तो है, यानी कि 2 हो गया। और बटे में संयोजकता कितनी है तो 2 संयोजकता है इसकी। तो देखिए यहाँ पर 40 32 2 कितना हो गया 32 2 4 40 नहीं 2 2 4 हो गया। और ये कितना हो गया 2 2 4 मतलब 34 में 40 जोड़े कितना हो गया 34 में 40 जोड़े कितना हो गया तो 4 हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 74 बटे में 2, ये कितना आ गया 37 जो आ गया संयोजकता कितनी आ गई तो 37 आ गई। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 94 नंबर क्वेश्चन, हार्ट अटैक देने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं।
कौन सा? 94 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोलने पर निम्न अभिक्रिया होती है। कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो क्या होगी? मतलब कि आपको दिया CaCl2, ठीक है, CaCl2, उसके बाद से दिया हुआ है Ca+2 प्लस में ट्वाइस ऑफ Cl-, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बता रहा है कि यदि कैल्शियम क्लोराइड के 222 ग्राम को जल में घोलते हैं, यानी कि 222 ग्राम को अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त आयनों की संख्या बताइए, आयनों की संख्या जो है वो कितनी होगी? सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पर ये है, इसमें टूट रहा है, यानी कि ये 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल ये टूट रहा है, 1 मोल ये, और प्लस में 2 मोल ये हो रहा है, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के 3 मोल में टूट रहा है। तो हम कह सकते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना, सॉरी अणुभार इसका कितना होगा? तो जोड़ लीजिएगा, 111 इसका अणुभार होगा। CaCl2 का 111 अणुभार होगा। तो 111 जो है ग्राम में कितना मोल मिल रहा है? 3 मोल हमारा मिल रहा है। 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में 3 मोल मिल रहा है हमारा। आपसे पूछ रहा है कि 222 ग्राम में कितना मोल, कितना आयन मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए 111 में 3 मोल मिल रहा है, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा? 1 ग्राम में आपका मिलेगा 3/111 मोल मिलेगा, ठीक है। 3 है ना, तो 3/111 मोल मिलेगा 1 ग्राम में। तो आपका 222 ग्राम में कितना मिलेगा? तो 222 ग्राम में कितना मोल मिलेगा? तो एक रुपये में 4 आम मिलते हैं, तो 4 रुपये में कितने मिलेंगे? 1 रुपये में 4 आम, तो 4 आम में कितना? 4 चौके 16, 4 से गुणा कर दो, तो वैसे 1 ग्राम में इतना मिल रहा है, 111 है ये, तो 222 ग्राम में कितना मिलेगा? तो 3/111 गुणे में 222 हो गया। ये कट गया 2 बार में, कितना आ गया? 6 आ गया, 6 मोल आ गया। अब मोल को हम लोग को किस में बदलना है? तो मोल को हम लोग को बदलना है आयन में। तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये इतना आयन होता है, ठीक है, 1 मोल में। तो यहाँ पर क्या करना है? हमको गुणा कर देना है, तो 6 गुणे में हम लोग को कर देना है 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ऑप्शन जो है आपका क्या आएगा? कहाँ गया? तो ऑप्शन जो आ जाएगा आपका 3.61 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इतना ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना है, चाहे जैसे कैलकुलेशन करिए, ऑप्शन जो है वो इतना आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 95। तो देखिए 95, धातु वे तत्व हैं जिनमें क्या होता है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, या फिर विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो धातु वे तत्व होते हैं जो धनायन बनाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि धातु कौन से तत्व होते हैं जो धनायन बनाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सही है। ऋणायन तो अधातु बनाते हैं। भंगुर कौन होता है? तो अधातु होते हैं। अधातु में क्या होता है? भंगुर होता है, वो पीटेंगे तो वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ऑप्शन ए से धातु वे तत्व जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। 96 नंबर क्वेश्चन हो जा सीधा सीधा। 96 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के वर्ग माध्य मूल प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है आरएमएस वेलोसिटी पूछ रहा है, VRMS वर्ग मूल माध्य, यानी कि VRMS बराबर फॉर्मूला ही होता है यार, √3RT/m, यही फॉर्मूला होता है, बस वही आपसे पूछ रहा है। तो 3RT/m, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसमें क्या करना है? 96 का ऑप्शन ए सही है, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 97 नंबर, यदि थैलियम, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र जो है वो क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र जो होता है आपका CO+N2, ये होता है प्रोड्यूसर गैस का सूत्र। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में नाइट्रोजन, ये होता है आपका प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन है, 238 परमाणु भार तथा 92 परमाणु क्रमांक। चलिए लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है X और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 92 है, और इसका 238 जो है वो क्या है? एटॉमिक परमाणु संख्या है। कह रहा है
इसमें से एक अल्फा कण जो है वो निकल रहा है। चलिए एक अल्फा कण हम इसमें से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें से एक अल्फा कण निकालते हैं तो आपको पता है कि जब एक अल्फा कण माइनस होता है यानी कि निकलता है तो उसके 2 परमाणु क्रमांक कम होते हैं और 4 एटॉमिक नंबर कम होते हैं, सॉरी द्रव्यमान संख्या कम होते हैं। तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये बदल जाएगा, 90 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 234 हो जाएगा। समझ गए। जब भी कभी भी एक परमाणु संख्या निकलती है, सॉरी एक अल्फा कण निकलता है तो 2 परमाणु संख्या की कमी होती है और 4 द्रव्यमान संख्या की कमी होती है। तो यहाँ पर वही हुआ। और उसके बाद से आपसे कह रहा है कि 2 बीटा कण निकलते हैं। तो 2 बीटा कण निकलते हैं यानी कि 2 बीटा कण निकलते हैं। तो जब एक बीटा कण निकलता है तो एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 बीटा कण निकला यानी कि 2 द्रव्यमान संख्या की, सॉरी 2 परमाणु क्रमांक की बढ़ोतरी होगी यानी कि कितना हो जाएगा, 92 पे जाएगा और यहाँ पर 234 ये रह ही जाएगा क्योंकि द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। बस वही है, 92 एक अल्फा कण निकला तो ये 2 परमाणु संख्या की कमी होती है तो हमने 90 कर दिया और यहाँ पर 4 द्रव्यमान संख्या यानी कि 234। तो 2 बीटा कण निकले तो 2 बढ़ता है, 2 1 पे 1 बढ़ता है तो 2 पे 2 बढ़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों बताना है। तो 92 234 सी वाले ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस का द्रवीकरण सरलता से होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। क्वथनांक SO2 जो होता है ये सबसे तेज द्रवीकरण होता है। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, बी ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे तेज द्रवीकृत होता है, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। तो यहाँ तक आपके ये थे 29 के क्वेश्चन, 19 मतलब 2019 के यानी कि 2019 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।